ना 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 ना। कलाकार के लिए या हर संगीतकार के लिए आसान नहीं हो सकता, और वो भी जो गैर फिल्मी परिवार से लोग आते हैं। राहुल नायर दिल्ली से मुंबई आके संगीत जगत में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड म्यूजिक किया था। 2 फिल्में की, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और यार यार 2। उसके बाद एक फिल्म आई थी बेखुदी, जिसमें एक गाना उन्होंने को संगीत से संवारा था। इन दिनों राहुल नायर लव स्टोरीज ऑफ 90s को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने आतिफ असलम को भी गवाया है। आज हम राहुल नायर से उनके करियर और उनकी उपलब्धियों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। राहुल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते। राहुल जी, बताएं कि ये संगीत का शौक कैसे हुआ आपको? क्या घर का माहौल था आपके? घर पे मैं पहला संगीतकार हूँ, बचपन से सिखाया मेरे को। शायद वो मेरे रूट्स का असर हो कि मुझे बचपन से संगीत सीखने, डांस सीखने, इन सब चीज़ों में भेजा गया था। और मेरा एक टाइम आया था जब आई थिंक मैं 7th 8th में था, तो मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था कि मैं सिर्फ म्यूज़िक ही पूरा दिन रात यही सब करता था। तो उसमें मेरी रुचि बढ़ी और फिर अराउंड आई गेस 9th में था शायद, तब मैंने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक को मैं एज अ करियर चुनूँगा। फिर धीरे धीरे फ्लो बनता गया, मैं चलता गया, बस आज यहाँ पर आ गया। जब आपने तय किया कि भाई संगीतकार बनना है, तो किस ढंग की कोई ट्रेनिंग ली, क्या क्या सीखा आपने? मैंने श्री नीलांजन सिंह गुप्ता जी से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा और दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक से मैंने वेस्टर्न पियानो सीखा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को जब पता लगा कि ओके मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन करना है या मुझे पहले उसकी क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझनी है, तो मैंने बीट फैक्ट्री दिल्ली से साउंड इंजीनियरिंग करी और बस वो करते करते आगे बॉम्बे में 9 साल पहले। क्या आप पहले पियानो बजाना चाहते थे जो आपने पियानो सीखा था? मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, मेरे को बचपन से घर वालों ने डाल दिया अच्छा। कुछ सीखने के लिए, कुछ मेरे घर पे काइंड ऑफ ऐसा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो मैं बहुत डांस करता था, मैं डांस में ज़्यादा था, बट देन मेरे को एक इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से मैं रुक गया था। बट उस टाइम पे देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ जहाँ पर मैंने कुछ महीने घर पे बैठ के अकेले पियानो बजाया और दैट वाज दैट मोमेंट जब मेरे को आई वाज रियली लाइक मैं फोकसफुली पियानो के साथ मैं आगे बढ़ता गया। ये जो पियानो बजाना आपने सीखा, जी वो जब आप म्यूजिक डायरेक्शन करते हो, जी। क्या कहीं कोई मदद मिलती है उससे? पियानो से पियानो से मिलती है। म्यूजिक डायरेक्शन में म्यूजिक डायरेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो अब मेरे को उसके लिए इंस्पिरेशन मिली थी। जैसे मेरे इंस्पिरेशन है ए रहमान सर और अमित त्रिवेदी जी, तो उनके गाने सुन सुन के मुझे ऐसा लगा कि ओके ये एक अलग तरीके की चीज़ है जो वो दिल से बात करते हैं वो गाने, और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है और वो चीज़ मुझे करने का मन किया, इसलिए मैंने सोचा कि म्यूज़िक डायरेक्शन। म्यूज़िक डायरेक्शन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर इट्स जस्ट नॉट कि आपको गाना बनाना है, वो आपकी ग्राउंड लेयर से लेकर टॉप लेयर तक कि वो गाना बन के बाहर उठ के ऑडियंस तक पहुँच के उसका क्या रिव्यू आता है, वहाँ तक एक म्यूज़िक डायरेक्टर का काम होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमने गाना बना दिया, दे दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं होता। उस सब का लिरिक्स, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, बहुत कुछ उसे उसका जस्ट लाइक एन डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म कि वो जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, समझते हैं और अपने विजन को इन सब चीज़ों के बीच में से निकाल के बाहर रखते हैं, वैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं। तो वो काम में मुझे दिलचस्पी हुई और मज़ा भी आ रहा था और करते करते बन भी रही थी बात, तो करके हो गया काम। आपने बहुत अच्छी बात की। म्यूजिक डायरेक्शन में खासियत हो गई है। पहले क्या होता था, म्यूजिक डायरेक्टर अकेले सारा काम कर रहा था। जी आजकल म्यूजिक अरेंजर हो गया है, कंपोजर अलग हो गया है, फिर वो कोऑर्डिनेटर अलग हो गया। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक संगीतकार के काम में दखलंदाजी करते हैं या कोऑपरेशन देते हैं? सर, ये सेम चीज़ बहुत पहले से भी थी। पहले जब कोई भी हमारे पुराने जितने महान म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये कोई भी संगीत बजाता था, उसको अरेंज शायद कोई और कर रहा था। अच्छा, उसमें उनका आइडिया होता था। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, मेरे दिमाग में एक धुन आई, बट मैं फ्लूट नहीं बजाता, तो मैं खुद से जाके फ्लूट बजाऊंगा तो वो एक गाना बनाते बनाते मुझे 6 साल बन जाएंगे। तो वो एक फ्लूट आर्टिस्ट आके जब उसको अपने तरीके से, अपने अंदाज से उस मेलोडी को एक वो सोल देते हैं, तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो उस चीज़ को आके बनाते हैं।
और ऐसे ही लिरिसिस्ट होते, कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते जो मैं खुद लिख देता हूँ, अच्छा। कुछ गाने ऐसे होते जो मेरे स्टाइल के नहीं, मैं ऐसा गाना लिखता ही नहीं, बट डिमांड है वैसा चाहिए, तो मैं मेरे कुछ लिरिसिस्ट हैं जिनके साथ मेरे को मेरी केमिस्ट्री जमती है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। जैसे इस मूवी में देव पांडे ने लिरिक्स लिखा है, अतुल धीरज ने लिरिक्स लिखा है, और जीत ने भी लिरिक्स लिखा है। चलिए मुझे तो जब आपने तय किया मुझे अब संगीतकार बनना है, जी तो दिल्ली से बम्बई आना कब हुआ और यहाँ कैसे स्ट्रगल रहा? सर बहुत खूबसूरत स्ट्रगल था मेरा। मैं एक रात में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बॉम्बे आना है, और कुछ भी नहीं था शहर में, कुछ आइडिया भी नहीं था कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ, और मैंने उस टाइम पे एक रात में मैं आ गया बॉम्बे। आने के बाद मैंने सोचा कि क्या करना है। देन मेरे एक दोस्त है बड़े भाई जैसे, और उन्होंने योगेश जी नाम है उनका, उन्होंने मुझे बताया कि इधर इधर जाइए। तो हर स्ट्रगलर की तरह मैं भी आया, और हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जिनके पास मैं जा सकता था मैंने ट्राई किया, अच्छा समझ में आया। सबने मुझे बताया कि मैं शायद किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, बट किसी ने ये नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ या उसको ठीक करा कैसे जाए। तो वो चीज़ मैंने खुद समझी थोड़े टाइम में, धीरे टाइम लगा, ठोकर खाई, समझ में आया। तो ऐसे करते करते समझ गया, हो गया काम। तो वैसा बॉम्बे में था। फिर इन सब के ऊपर मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। चाहे कितना भी कर लूँ मैं, सीखता रहूँ ना तो मज़ा आ रहा है। अगर सीखना बंद किया ना तो स्ट्रेस बढ़ेगा, काम बनेगा नहीं, पैकअप हो जाएगा। बिल्कुल सही। पहला काम कैसे मिला था? पहला काम मुझे मैं पहले प्ले में संगीत देता था। अच्छा। तो मैंने प्ले किया है, और बैकग्राउंड स्कोर उनके लिए प्लेस में किया। दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में वो प्ले था, तो वो मैंने किया। ऐसे धीरे धीरे करके अपना स्कोर्स बनाना शुरू किया। फिर मैंने रैपर्स के लिए बहुत काम किया था उस टाइम पे, एंड फिर मैंने रैपर्स के लिए बहुत म्यूज़िक बनाता था 500 रुपये में। तो वो लोग आते थे घर पे, बीट्स बनाते थे। बट मेरे को वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि वो एक ऐसा जॉनर था मेरे लिए जो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, बट उससे मैं बहुत कुछ सीखा कि वो चीज़ कैसे हो सकती है, और मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला उसमें। उसके बाद मैंने एड्स बहुत सारे किए। जैसे मैंने होंडा का ऐड किया है, यू नेम इट मैंने किया हुआ है, बहुत सारे ऐड्स किए मैंने। कैफ का ऐड किया है। तो ऐड इंडस्ट्री में वो क्विक म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, कैसे 2 सेकेंड में लोगों को, 10 सेकेंड के अंदर लोगों को इंटरेस्ट बनाना होता है, और फुट टू होम इन सब का भी ऐड किया मैंने। तो उन सब जो एक टीचिंग्स थी वो जैसे जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे मैंने जब मलबार गोल्ड क्ले किया था तो उसमें वो ऑर्नामेंट से क्या बनना है, ऐसे अलग अलग चीजें सिखाती गई कि ओके ये होता है अप्रोच। उसमें एक डायरेक्टर का विजन होता है, उसमें एक कैसे एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है कि उनको ये चाहिए, दैट्स प्योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो करते करते धीरे धीरे समझ में आया कि ये है, और इस सब के ऊपर कि अपना म्यूजिक और अपनी यूनिकनेस, ये चीज़ ढूंढने में आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मिली है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि ओके ये मेरा साउंड है, और मैं कुछ ऐसा साउंड बनाता हूँ जो शायद लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो तो देखेंगे अभी। बिल्कुल सही। फिल्मों में शुरुआत कहाँ से की आपने? फिल्मों में मैंने शुरुआत करी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक मूवी थी, अनुपम खेर जी और अक्षय खन्ना जी की, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो सुमित सेठी जी थे। तो उनके अंडर मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया। तो और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बीजीएम था मेरे लिए, क्योंकि वो पूरा एंसेम्बल पे बना था कि पूरा जैसे एक लाइव ऑर्केस्ट्रा आपके सामने बजा रहा है, वैसा काइंड ऑफ म्यूज़िक था उसका। तो सीखने को बहुत कुछ मिला उसमें, वो कंप्लीट किया। फिर हियर एंड देयर बहुत सारे एड्स किए, फिर मैं एड वर्ल्ड में बहुत घुस गया, और उन सब टाइम में मेरे बहुत सारे मूवीज़ के काम चले, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रुक गए उस टाइम भी। वो एक काम तो कर दिया, पैसे भी मिल गए, बट काम बाहर नहीं है, तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो कोई मतलब करियर ग्रोथ नहीं हुआ। बट ऐसे करते 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 मैंने बहुत टाइम पहले एक
बेखुदी मूवी करके करी थी, उसमें एक गाना था मेरा मेहरबा जुबिन नौटियाल जी का, तो वो गाना काफ़ी चला। और उसके बाद फिर अभी हाल ही में मैंने यारिया 2 करी, अमित टी सीरीज़ की आई थी यारिया 2, तो वो मैंने बैकग्राउंड स्कोर किया जामिद के साथ कोलैब करके। और उसके बाद तब से मैं शायद लव स्टोरी ऑफ 90s चल रही, तो वो वाला मूवी अभी खत्म हो रहा। अभी आगे मेरे बहुत सारे मूवीज़ हैं जो पाइपलाइन है, जो 5-4 मूवीज़ है जो अभी आने वाले हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब सेम टाइम पे रिलीज हो जाएंगी। जब बेखुदी में आपने जुबिन नौटियाल को गवाया, उस वक्त जुबिन नौटियाल का नाम बन चुका था जी, और आप एकदम नए थे, तो किस ढंग के अनुभव रहे और किस ढंग से आपकी उनकी बातचीत हुई थी, रिकॉर्डिंग के समय क्या एक्सचेंज हुए? वो एक्चुअली ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो मूवी का गाना मैंने 4 साल पहले किया था, जब जुबिन जी शुरुआत पे थे, मतलब नाम हो गया था बट उतना नहीं हुआ था, तब मैंने किया था उनके साथ वो गाना, तो बहुत इजीली हो गया था। तो जब वो रिलीज हुआ गाना तब जुबिन नौटियाल बहुत फेमस हो गए, तो मेरे लिए इतना वो, बट हाँ एक चीज़ थी कि जुबिन भाई की एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे उस गाने में लिरिकली मुझे हेल्प किया था कि अच्छा ऐसे इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। वो उनका इन्वॉल्वमेंट गाने में मेरे साथ बहुत अच्छा था, और उन्होंने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं बहुत बहुत अच्छे दिल से, और उनके साथ वो सीखने के लिए मिला मुझे बहुत कुछ कि कैसे करना है गाने को, क्या करना है। मैं नेक्स्ट गाना उनके साथ कभी सोच रहा हूँ कि कभी उसके बाद मेरा कोई गाना नहीं हुआ उनके साथ, तो अभी वेट कर रहा हूँ कि कभी उनके साथ कोई गाना हो। रोल में था कि जो आपकी फिल्म लव स्टोरीज आप 90s, इसके निर्माता कौन हैं और किसके थ्रू आपकी इस फिल्म से जुड़ना हो पाया? इसके डायरेक्टर अमित कसारिया जी हैं, एंड वही मुझको इस प्रोजेक्ट में लेकर आए। और इस पूरे मूवी में सबसे प्यारी चीज़ है उनके प्रोड्यूसर, वो बहुत अमेजिंग है। एंड इसलिए नहीं कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नहीं, वो जेन्युइनली उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं लगाई, हमेशा हर चीज़ पे सपोर्ट किया, चाहे टफ टाइम हो गुड टाइम हो। और उसमें हरीश जी और धर्मेश जी ने वो जो उन्होंने अचीव किया इस मूवी के साथ, वो उनको बहुत मूवी के इस बिजनेस में मेरे ख्याल से बहुत आगे लेके जाए। और इस मूवी में और सबसे अच्छी चीज़ इसकी टीम थी, जो इसमें जो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स के अंडर थी, जो बहुत अच्छी है। और उन्होंने किसी को भी किसी चीज़ के लिए भी, मेरा तो बाकियों से इतना इंट्रैक्शन नहीं था, तो बट मेरे लिए पर्सनली म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मेरे को ना प्रोड्यूसर्स की तरफ से ना डायरेक्टर्स की तरफ से हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें सुनने को मिली। मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, मुझे बेस्ट पे दिया गया जो चीज़ पॉसिबल है। इसमें कितने गाने हैं, और जब इस फिल्म का ऑफर आपको मिला एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, आपका अपना रिसर्च वर्क क्या था? इसमें 8 गाने हैं, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी मैंने इस मूवी के साथ म्यूजिकली। तो इसमें मुझे जब बोला गया कि 90s का लव स्टोरी ऑफ 90s नाम सुना मैंने, तो उन्होंने लगा ये तो 90s के गाने बनाने पड़ेंगे या ऐसा कुछ अप्रोच होगा इसके अंदर। बट ऑफकोर्स मैं आज के डेट में 90s के गाने बना के नहीं दे सकता, इट शुड नॉट, वो विजुअली मैच होना चाहिए। और मूवी की अपनी एक चलन है, वो बताता है कि लव स्टोरी ऑफ 90s का प्यार कैसा होता है। तो उसके हिसाब से इसमें इस मूवी में एक मेरा फेवरेट गाना है जो उदित जी ने गाया है, और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ इस बात के लिए कि मेरे को उनके साथ एक गाना करने को मिला। और उन्होंने जो गाया वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैं उनके लिए, मेरे लिए ऑलवेज एक रिस्पेक्ट था ऑफकोर्स। बट जब मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था ना, मैं पूरा टाइम उनसे गाते समय ना मैं उनको देख रहा था कि वो जो उनकी आवाज़ के अंदर एक मैजिक है, वो जो एक खनक है, वो जो जिस अंदाज से, उस खुश मिजाज से वो गाना गाते हैं, उन्होंने उस गाने के अंदर जो कलर दिया वो मुझे बहुत पसंद आया उनका। मेरे को सबसे मेरे लिए वो मूवी का एक मतलब उस गाने के लिए ना मुझे उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैंने एक टाइम पे एक गाना गाया था रुक जाओ दिल दीवाना, ये गाने के बाद वैसी सी फीलिंग आई। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी कि उनको वैसा मज़ा आया और उनको पसंद आया काफ़ी।
और उदित जी जैसे मज़ेदार इंसान और पता नहीं मैं कभी मिला नहीं, वो बहुत अमेजिंग है। बाकी कौन से गाने किससे गाए हैं? इसमें अभी भी चल रहे हैं, रेखा मैम ने गाए हैं, अच्छा, रेखा भारद्वाज मैम ने, और अगेन मैजिकल है वो। उन्होंने जो गाना है उस गाने में एक ऐसा मैजिक भरा है, सोल दी है। उस गाने में सोल नहीं थी और उन्होंने वो सोल दी अपनी आवाज़ से। और इस मूवी में अमित मिश्रा ने एक गाना गाया है और वो काफ़ी टफ सॉन्ग है, जो उन्होंने बहुत ही अमेजिंगली गाया है। मतलब वो ऐसा एनर्जी लेवल वाला गाना उन्होंने बनाया, उसको गाया और जिस तरीके से निभाया उस गाने को, वो बहुत खूबसूरत है। और ऑफकोर्स आतिफ असलम ने मूवी में गाना गाया है उनका। और एक एक सिंगर के साथ मेरा इस मूवी में जो एक रिश्ता है वो बहुत ही मतलब बन गया मेरा उनके साथ। वो जो मज़ेदार चीज़ें बनी कि उनकी सारे लोग ने सपोर्ट किया। इसमें याशिका सिक्का ने गाना गाया है और शिवम कटोच ने गाया है, एकता केसर ने गाया है, अल्ताफ शाजुद्दीन ने गाया है, और वीना ने गाया है, और कमल ने भी गाया है। So there is a balance of new singers as well as the famous singers, brand values. But apart from that कि वो चीज़ जो गाना जिन पे सूट हुआ बहुत कन्विंसिंगली हमने वो चीज़ यूज़ किया है कि जो गाना जिसकी आवाज़ में सूट हो रहा है हमने उनसे गाया है। हमने कुछ नहीं देखा कि क्या ज़्यादा जा रहा है क्या कम जा रहा है, बट जिनकी आवाज़ में सूट किया उन सबको लिया। तो ऐसे ही हर एक सिंगर इसमें आए और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो मुझे मैं बहुत ज़्यादा उनसे मतलब क्या होते हैं आभारी रहूँगा ज़िंदगी में कि उन्होंने वो मेरे पे भरोसा किया। आतिफ असलम से कैसे संपर्क किया आप लोगों ने? आतिफ असलम से संपर्क मैंने उनके मैनेजर को मैसेज किया था और मैसेज करके उनको बोला कि ये गाना है, और प्रोड्यूसर से मैंने कंफर्मेशन ली और उनको भेजा, उनको पसंद है, उन्होंने गा दिया। चलिए, फिल्म का नाम है लव स्टोरीज ऑफ 90s जी। इससे लगता है कि जो कहानी है 90 के दशक की होगी, तो इसमें जो संगीत है वो भी 90 के दशक का होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है या आपने कुछ चेंजेस किए, क्या किया आपने, इसमें क्या प्रयोग है इसका? सर इसमें मूवी कैसी है ये तो बता नहीं सकता अभी मूवी अच्छी है इतना बता सकता हूँ, और मूवी में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको कि मूवी से ना आपको वो दिन याद आ जाएगा शायद। अगर आप कनेक्ट करो तो 90 का हर इंसान वो 90 का शतक याद रखता है, तो शायद आप सब लोग वही शायद हम लोग का विन पॉइंट भी होगा कि आपको वो चीज़ कनेक्ट हो। गाने इसमें मिक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 के टाइप के, हाँ 90 स्टाइल में है, और 90s का सर गाना बस सोल होता था कि गाने होते थे, वो अंदाज अलग होते थे, वो सिंगर्स अलग थे, सारे लोग होते थे, और वो कॉम्पोजिशंस के लिए वो 90s माना जाता था आई गेस। और आई थिंक आज के जैसे मैं हो गया सब लोग हम लोग वो उस गाने पे वो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, उन पे आज भी हमें कहीं पर भी चल जाए तो 2 मिनट उठ के सुन ही लेते हैं, या आज भी गाड़ी चलाते हुए कहीं कुछ भी करते हुए हम लोग सुन ही लेते हैं। और ये है कि हाँ वो ये मूवी के गाने करते समय मैंने बहुत सुने थे ताकि मैं कनेक्टेड रहूँ और वैसी फीलिंग दो। बाकी मूवी आएगी आपको पता चलेगा कि मूवी कैसी है। तो 90 के दशक के किन लोगों को आपने सबसे ज़्यादा सुना और कौन ज़्यादा पसंद आया आपको? मैं तो उदित जी का बहुत पुराना फैन हूँ, मतलब मैं एक टाइम से उदित जी, और मेरा यही था कि उदित जी मान जाए गाने के लिए तो उदित जी को भेजा, गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला डन है गाते हैं। उदित जी मेरे फेवरेट है, तो उस टाइम के हिसाब से मुझे उदित जी बहुत पसंद है, तो मैं चाहता था कि वही गा दें और उन्होंने गा दिया। आपने बताया कुछ देर पहले कि आप खुद भी गाना लिखते हैं। हाँ जी। तो इस फिल्म के लिए आपने गाना क्यों नहीं लिखा? इस फिल्म के लिए मैंने गाना क्यों नहीं लिखा, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने एक प्रोसेस होता है कि जब हम लोग गाना लिख रहे होते हैं ना, अभी मैं कुछ लिखा ऑफ कोर्स उन्होंने ही है, लिरिसिस्ट ने, उनके थॉट्स है, वो एक जैमिंग होती है लिरिसिस्ट के साथ कि हम लोग साथ में बैठ के लिखते हैं कि अच्छा ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं, एक सोच होती है कि मेरे ये थॉट को ऐसे लिखना है या वैसे लिखना है या ऐसे करके लिखा है। मैंने खुद इसलिए नहीं लिखा, पता नहीं मेरे को ऐसा मन नहीं किया, मेरे को मतलब शायद मेरे को मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग वो नहीं है,
तो मैं कुछ चाहता था कि मेरे से बेहतर कोई लिख सकता है तो लिखे, और उसके अलावा मैंने ऐसा सोचा नहीं कुछ, मतलब जैसी गाना मूवी मिली मैं खुश हुआ, मैंने लिरिसिस्ट को फ़ोन किया, मैंने आजा गाना करते हैं, लिखा, फट 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 सारी चीज़ें हो गई, तो ऐसा कुछ उसमें था नहीं। गाने रिकॉर्ड होने के बाद जी, जिन कलाकारों को फिल्माए गए, उन कलाकारों ने जब उन गानों को सुना, उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली थी? सब खुश है, सबने मुझे पर्सनली बोला है कि हर एक को जैसे गाना भेजा गया वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला कि हमें गाना करना है, और उनको मज़ा भी आया सारा गाना सुन के। जैसे रेखा मैम, स्पेशली रेखा मैम ने मुझे गाना मुझसे बोला कि राहुल पहले तुम अरेंजमेंट करने से पहले तुम पहले रिकॉर्ड करो और उसके बाद मेरी आवाज़ पे गाना बनाओ तो शायद और अच्छा बनेगा। तो मैम ने अभी उसका अरेंजमेंट चल ही रहा है, रेखा मैम ने पहले रिकॉर्ड कर दिया गाना, और उन्होंने मेरे को इनफैक्ट बहुत सारी लिरिक्स में जैसे ग्रामेटिकल इश्यूज थे या कुछ भी था, उन्होंने बैठ के मुझे सारी चीज़ें समझाई कि ये ऐसा हो सकता है तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक डिस्कशन विद सिंगर, एंड यू नो ऑफ कोर्स वो रेखा मैम है, बहुत ग्रेट है, तो वो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आतिफ के साथ भी बहुत अच्छा था। कुछ सबने, मैं यही बोलूँगा कि हर एक सिंगर ने ना मुझे अपना इनपुट दिया और मेरे सोच को समझने की कोशिश करी है, क्या है क्या नहीं है। उनको शायद वो इसलिए हो सकता है, शायद उनको वो सारे गाने पसंद आए, तो उनको जो चीज़ दिया जा रहा था वो उनको खुशी से उनको निभाने में मज़ा आ रहा था, तो ऐसे करके सारे गाने इस मूवी में बने कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबको पसंद आया, सारा उनकी सबकी अप्रूवल्स है कि उनको गाने सारे अच्छे लगे, तो वैसे ही बने। अच्छा, बॉलीवुड में कई तरह के संगीतकार हैं। जी, कुछ संगीतकार वो हैं जो फिल्म की कहानी सुनने के बाद धुन और गाने की सिचुएशन सुनकर धुन बना के दे देते हैं कि भाई अब इसके ऊपर आप गाना लिखवाइए। अच्छा। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स वो हैं, वो कहते हैं भाई गाना ले आइए, मैं धुन बना दूंगा। आप किस ढंग से काम करना अच्छा समझते हो या पसंद करते हो, कहाँ आपको आसानी होती है? ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा कोई पैटर्न नहीं है, बट हाँ मैं इस चीज़ में ज़्यादा रहता हूँ कि मेरे को लिख के दो, लिखने के बाद मैं शब्दों पे धुन डालना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरी धुन बन जाती है और फिर मैं वो दे देता हूँ तो लिरिक्स लिख देते हैं, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं लिरिक्स पे धुन लिखूँ, धुन बनाऊँ, क्योंकि मैं इसलिए वो चाहता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत मायने रखता हूँ उस चीज़ की कि शब्दों का मतलब समझ के सिर्फ गाया नहीं जाता, कंपोज भी किया जाता है, तो जैसे शब्द है वैसे कंपोज होना भी ज़रूरी है। तो मैं वैसा वाला आर्टिस्ट हूँ कि मुझे शब्द मिले तो मैं उसके ऊपर कंपोज करता हूँ, बट हाँ ऑफ कोर्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि धुन रेडी हो जाती है, मैं दे देता हूँ, फिर लिख के आ जाते हैं तो फिर उसको सेट करते हैं। कीबोर्ड के आने से एक संगीतकार को कितनी सहूलियत हो गई है? मिडी हम लोग बोलते हैं उसको, और उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका हाथ उस पर थोड़ा बैठा होता है, अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ उस पर बजा रहे होते हैं, हर एक चेलोज हो गए, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की फील एनी डे अलग होती है, क्योंकि वो सिर्फ लाइव इंस्ट्रूमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उसको जो बजा रहे होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उसको बजा रहे होते हैं, वो भी कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जो हमें तैयारी मिलती है हाथों का, एक एक सोल टाइप फील मिलती है, उसका कलर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो चाहे कितना भी डिजिटली मैं कुछ भी बना लूँ, वो चीज़, और सेम है कभी कभार मेरे को ऐसा भी लगता है जो चीज़ डिजिटली मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, या वो कलर जो या डिजिटली जो सोल दे सकता हूँ वो मैं लाइव में नहीं दे सकता, तो अपनी अपनी जगह दोनों सही है और मज़ा। बट हाँ, जैसे अभी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाने होते हैं वो अगर मैं लाइव में जाता हूँ तो ज़्यादा मज़ेदार रहता है, तो उसका ही है। और साथ में कीबोर्ड से हाँ ऑफकोर्स मैं बोलूँगा कि जिसको करना होता है वो कीबोर्ड्स पे एक हाथ रहना, मिडी पे एक हाथ रहना वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो होता है तो आपका आपका कुछ काम आसान हो जाता है। क्या लव स्टोरीज ऑफ 90s में ऐसा कोई गाना है जिसके आपने लाइव इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए हों? सब गाने, अच्छा, सभी गाने, लाइव भी है डिजिटली भी है, वो आप सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। लाइव में किन किन चीज़ों को आपने बजवाया है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजवाए हैं आपने? इसमें सर एक गाना है जिसमें लैटिन परकशन यूज़ करे गए हैं और सैक्सोफोन यूज़ किया है और वायलिन यूज़ हुए हैं गानों में, ढोल तबला ये सब यूज़ हुए हैं,
शहनाई यूज़ हुई है और गिटार्स ऑफ कोर्स और सर आप बोलो वो सब यूज़ किए हैं। अच्छा। फ्लूट यूज़ किया है और स्ट्रिंग सेक्शन हार्प यूज़ किया है और मेलोडिका यूज़ किया है, वोकल्स कॉयर्स यूज़ हुए हैं, आपने टीजर में भी देखा हो तो कॉयर सेट किया, तो सब कुछ यूज़ किया है, बहुत कुछ, क्लैरिनेट यूज़ किया है, ऐसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने भी मुझे बताया कि रैपरों के लिए भी आप म्यूजिक बनाते थे। हाँ, वो स्टार्टिंग डेज। हाँ, तो आपको नहीं तो वो बहुत आसान काम होता है क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल धुन नहीं बनानी पड़ती। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आसान काम नहीं है वो सर। वो एक ही बीट, रैपर का जैसे रिदम एंड पोइट्री होती है, आप क्या लिख रहे हो और क्या फ्लो पकड़ रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो उसमें एक बीट देना, उसको कॉन्स्टेंटली उसको सपोर्ट करते हुए उसको वो स्वैग और एनर्जी पोर्ट्रे करना और अपने रिदम जो भी आपका पोइट्री है उसके साथ कनेक्टेड फील को बाहर देना, वो सर रैप वो इंसान पसंद करता है जस्ट जिसको सिर्फ बहुत सारा बीट या तो पसंद आ जाएगा या तो उसको वो जो रैपर एक्चुअली में बात कर रहे हैं ना वो समझ में आए और उसको वो मतलब दे के कनेक्ट करते हैं ना, उन लोगों को रैप पसंद आता है जो उस चीज़ से अपने आप को हर जैसे हर संगीतकार के जैसे अभी मैं कोई गाना बनाता हूँ अगर सॉफ्ट बनाया तो आपको पसंद हो इसलिए आएगा क्योंकि आप उसको उसमें कुछ कनेक्शन ढूंढ रहे हो, आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो वो चीज़ें। सेम सर वो रैप्सर्स के साथ करते हैं, वो लोग जो बातें बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं, लिखना भी उसमें बहुत बड़ी कला है कि वो कैसे लिख रहे हैं अपनी बातों को और वो जिस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं उसमें मेलेडीज वैसी नहीं होंगी बट वो जो फ्लो होता है, रिदम होता है, जिस तरीके से वो उसको बोल रहे हैं तो वो बहुत मायने रखता है और वो ही आजकल अगर हमें पसंद आता है वो चीज़ तो वो उन्हीं लोगों को पसंद आता है जिनको वो समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाहता है समझ। तो इसलिए वो है ऑफकोर्स ऐसा आसान नहीं है। जब किसी फिल्म के गानों को संगीत देना हो जी तो आप सिर्फ डायरेक्टर से उस गाने की जो सिचुएशन है वो समझते हो या पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करते हो? सर मैं स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, मेरे को मैं बचपन से रीडर हूँ, मैं बहुत नोवेल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ तो मुझे वो खुद से बहुत पसंद है। मैं उस चीज़ को अपनी एक इमेज या एक इमेजिनेशन में लेके जाना प्रेफर करता हूँ और उसके बाद साथ में ऑफकोर्स जब नरेशन एक डायरेक्टर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा फील होता है कि वो अपने तरीके से जब बताते हैं तो वो फील होता है कि अच्छा होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा मिलता है। 70% ऑफ द टाइम सीधा मूवी आ जाती है कि बना लो, बट हाँ फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नरेशन लूँ और स्क्रिप्ट रीडिंग करूँ, जैसे पता चले मैं उसके हिसाब से ना पॉइंटर्स बना, उसका एक अलग कनेक्शन बनता है, ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली। जब मैं स्कोर कर रहा होता हूँ या कुछ भी बना रहा होता हूँ तो मुझे पहले से ही पूरे जब कोई मूवी आती है ना सामने तो उनके जब आपने कुछ बोला कि ये मूवी इस तरीके की है इस तरीके की तो अपने अपना दिमाग में कुछ माहौल बन जाता है। करेक्ट। और वही माहौल जो मैं मीटिंग में करके आता हूँ वही माहौल मेरा वहाँ पर बन रहा होता है। लकीली टचवुड मेरा वैसे ही चलता है वो, तो आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा वो चीज़ कनेक्ट होता है, लोग भी पसंद करते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। जब किसी फिल्म को बैकग्राउंड देना होता है जी वो कितना आसान होता है या किसी गाने को म्यूजिक देने की बनिस्बत? सर आसान मुश्किल तो पता नहीं है, मेरे को मज़ा आना चाहिए इतना पता है। अच्छा। मेरे को आसान क्या है मुश्किल क्या है पता नहीं। कभी का सर जब भी आज भी अगर एक नया गाना बनाना है तो मैं हर बार ऐसे ब्लैंक होता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, ये काम कैसे करना है ये भी नहीं पता होता। वो अपने आप ही अंदर से कुछ ना कुछ बनता रहता है। हाँ ऑफकोर्स काम करते करते एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि पता लगता है कि ओके कहाँ से शुरू करना है, उतना ही होता है बट हर बार वो उतना ही अलग होता है। अगर वो आसान होने लग गया तो शायद मज़ा आना बंद हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, बट आसान तो नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। हमने जिन लोगों से भी बात करते हैं सारे लोग आपकी ही तरह बातें करते हैं। मेरी तरफ हाँ, ये भाई मज़ा आना चाहिए वगैरह सब कुछ। इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि तमाम फिल्मों का जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो वो इतना लाउड होता है कि लोग इरिटेट होने लगते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? सर मेरे ख्याल से ऐसा लगता है वो चॉइसेस होती है। जैसे अभी मैंने क्या चूज़ किया वो मेरे को सही लगा, शायद आपको सही नहीं लगा, तो वो चॉइसेस पे होता है कि मेरे को जो चीज़ पे लेना था वो या जो चीज़ देना था वो लाउड करना था नहीं करना था,
वो बन गई, अब वो अच्छी लगी नहीं लगी, अब हम तो सर कुछ भी बनाते जो समझ में आए, जो हमको उस टाइम पे सही लग रहा था, टीम को, डायरेक्शन को, सबको पसंद आ रहा था, हम वो बनाते। एक इन सब के बाद एक ऑडियंस होती है जो आपका रिजल्ट देती है, और वो ऐसा होता है सर, मतलब आपकी 1 साल की मेहनत 2 घंटे में बिता हो जाती है। तो कभी अच्छी लगी तो अच्छी लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, उनको नहीं जानना कि आपने रात दिन एक किया या दिन रात एक किया। अच्छी है तो बन जाएगी अच्छी। सर अच्छा बुरा पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सर चॉइसेस होते हैं कि अगर मेरे को ये चीज़ पसंद है तो ज़रूरी नहीं है आपको पसंद आना। सही बात। और आजकल मेरे को ऐसा भी लगता है सर, सबको बहुत सब कुछ पसंद आता है ना, तो कोई उसके बारे में बुराई नहीं करता, तो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो जब सबको पसंद आ गई तो मजा आ गया। अगर वो होता है ना 5 लोगों के बीच में एक आगे नहीं यार मेरे को पसंद नहीं आया, तो वो ज्यादा बोल नहीं पाएगा, तो वो 5 बाकी के जो होते हैं ना वो बोल देते हैं अच्छी है। अब इट्स ऑल अबाउट की सर पर्सपेक्टिव, कि मैं कैसे एक चीज को देख रहा हूँ। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे डायरेक्टर अमित कसारी जी ने मेरे को बोला कि जो करना है म्यूजिक के साथ कर, आई हैव ट्रस्ट इन यू एंड आई एम थैंकफुल कि उनको ट्रस्ट है मेरे पे। तो वो जो चीज़ें उन्होंने मेरे को उन्होंने खुली छूट दी, तो म्यूजिक जैसे भी जा रहा है वो मेरे को जैसे पसंद आ रहा है मैं कर सकता हूँ, और सीन्स को जैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम पे, बाकी रिजल्ट पे पता लग जाएगा अच्छा है बुरा है। आजकल जो संगीत बन रहा है उसमें खासियत ये है कि साउंड बहुत ऊंचा होता है, जो उसके शब्द होते हैं सुनाई नहीं देते, या शब्द कहाँ है लोग समझ नहीं पाते। ये स्थितियाँ क्यों हो गई हैं? सर अभी मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है अभी वो जो लोग, इतनी सारी ऑप्शंस है ना आपके पास मार्केट में अवेलेबल, तो आप बोलते हो कि ये अच्छा है, किसने ये किया वो अच्छा है, 2 सेकंड में ये अच्छा हो जाता है, 2 सेकंड में वो बुरा हो जाता है। तो अभी ना हम सब लोग मिलके ऐसा लगता है कि वो बस अच्छा ही करने में, मतलब किसी को कुछ चीज़ को बस कंटेंट को हिट करने में लगे पड़े, कि ऐसा मुझे लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद गलत हो भी सकता है, शायद वो एवरग्रीन चीज़ मिस हो रही है कि अगर हमने, वो एक एवरग्रीन चीज़ होती है ना जो आज भी कुछ पुराने गाने ना, जो किसी की एक धुन काफ़ी होती है जो आप पूरा गाना गा दो, वो पता नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि गाने अच्छे नहीं बन रहे, गाने तो अच्छे बन रहे, ऐसा नहीं है। कुछ तो है रीज़न जिसकी वजह से वो शायद वो लोगों तक सुन के पहुंचने से पहले ना आप पे थोप के पहुंचाया जा रहा है, ऐसा फील होता है, शायद हो सकता है, तो उस वजह से शायद रुक रहा है। बट अगर अच्छा गाना है, लोगों को कनेक्ट होता है तो सर वो चलता है, ऐसा नहीं है कि वो चलता नहीं, बस हाँ उसकी लाइफ अब कितनी रहती है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर है अच्छी लाइफ तो ठीक है, देखते हैं। आपको नहीं तक जो सोशल मीडिया आया है जी, ये किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से हिट बता देता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं संगीत को भी नुकसान पहुंचाती है। सर इसके फायदे भी है नुकसान भी है। एडवांटेजेस ये है कि आज मैंने गाना रिलीज किया, मैं 1 मिनट के अंदर वो करोड़ों लोगों पे पहुंचा सकता हूँ, जो शायद महीनों लगते थे एक ज़माने में। तो फ़ायदा है, नुकसान भी है कि हर चीज़ भी चल जाती है, शायद अच्छी ना हो तो भी चल जाती है, किसी का मजाक उड़ रहा है तो वो भी चलता है। तो इसमें सर कुछ कह तो नहीं सकता नहीं, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा कोई नहीं बन पाता। हाँ सर वो नहीं बन पाता, वो सैडली पता नहीं क्यों नहीं बन पाता, शायद क्योंकि सर एक चीज़ को मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ के साथ मेरे को, वो पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैं रेजोनेट करते करते मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मेरे को अगली चीज़ मेरे पे आ जा रही है, तो मैं उसके साथ शायद वक्त नहीं बिता पा रहा गाने के साथ। एक मेरे को आज भी याद है सर, एक टाइम होता था जब हम अपनी बैठ के ना प्लेलिस्ट बनाते थे, जब वो ऐसे मोबाइल में या वो आईपॉड में डालने के लिए या किसी भी चीज़ में डालने के लिए, वो कैसेट के अंदर डालने के लिए, करेक्ट, वो एक गानों को डलवाते थे। तो जब वो पता होता ना कि मुझे यही गाने सुनने हैं, तो वो मेरा प्यार होता था उन गानों की तरफ कि हाँ ये गाने हैं मुझे चाहिए। आजकल मेरे को ऐसा नहीं होता, आजकल आज भी है कुछ गाने जो लोग रिपीट पे सुनते रहते, बट जब तक मैं वो रिपीट पे सुन के उसके साथ अपनी दुनिया बसा रहा होता तब तक एक नया गाना आ चुका होता है मेरे पास। मे बी बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन लेवल अभी जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है। आपको पढ़ने का भी शौक है, लिखने का भी शौक है, किसको पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह के गीत या संगीत को सुनना पसंद करते हैं आप? पढ़ने में सर मुझे पॉलो करो की किताबें बहुत पसंद है, तो मैंने उनको बहुत रीड किया है। और
सुनने में सर मेरे को रहमान जी के गाने हमेशा मुझे इंस्पायर किए। मुझे बहुत लोगों ने शुरुआत में बोला था कि जब मैं जाता था किसी भी डायरेक्टर के पास, म्यूजिक डायरेक्टर को, तो वो बोलते थे कि तुम वो साउथ वाला रहमान टाइप फील दे रहे हो, बट उतना अच्छा नहीं, बट बेसिक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत जगह से मैं इसलिए रिजेक्ट हो गया जाता था। अच्छा। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी कि क्या है। तो ऑफकोर्स मैं उनके गानों से बहुत कुछ सीखा हूँ, तो शायद वो कहीं ना कहीं डलता था। बट देन वो बात समझ में आई कि क्या चीज़ फोकस कर रही है, उस पर्टिकुलर वो साउंड कैसे बन रहा है। धीरे धीरे करके वो बदला, अपनी साउंड को समझा, सुना मैंने। उसके अलावा सर मुझे हर टाइप की, मुझे क्लासिकल संगीत बहुत पसंद है, तो वो सुनना मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा सुकून पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को सुनने में आता। और उसके अलावा रहमान सर हैं, अमित त्रिवेदी जी के गाने मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब के अलावा। और सर आर्टिस्ट बहुत है मैं सुनता हूँ, जैसे मैंने आपने बोला ना सोशल मीडिया है तो मैं भी बहुत सुनता हूँ, बट हाँ इन लोगों को मैं आइडल मानता हूँ कि मुझे वो धुन समझ में आती है। हर बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी वहीं से समझ में आती है। इसके अलावा नया क्या कर रहे हैं आप? इसके बाद मेरा एक वेब सीरीज आ रहा है भयम काल के नाम से, एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ है स्पेस। SB एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस की तरफ से है ये, और श्रेया बड़ानी जी के प्रोडक्शन हाउस के हैं, और संजू गौड़ा के डायरेक्शन पे है, और हितेन तेजवानी जी इसमें लीड कास्ट है। ये एक आ रहा है, और भी मूवीज आ रही है, उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस नहीं करे, तो मैं बोलूँगा तो अभी गलत हो जाएगा। तो एक बार प्रोड्यूसर्स अनाउंस कर देंगे तो फिर मैं आके बोलूँगा। 5 लाइन है। अच्छा, तो राहुल जी आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? मैं अच्छा, इसका एक चीज़ तो चल रहा है अभी, तो वो मैं गुनगुना सकता हूँ। ना 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 ना, ये गाना है इसका, जो इसका काइंड ऑफ अ थीम बनेगा। अच्छा, बन रहा है अभी। वेरी गुड। तो वो, और एक हिंट पॉइंट देता हूँ कि ये धुन जो है ना, ये आपको इन हर कलाकार की आवाज़ में मिलेगा। ओह क्या बात है। तो ये मज़ेदार चीज़ आपको मिलेगी कि ये धुन हर जिन्होंने भी इस मूवी में गाना गाया है सबकी आवाज़ में मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को जब उसको प्यार होता है। इन दोनों AI की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। जी जी जी। रहमान जी ने कुछ AI का उपयोग करके म्यूजिक बनाया भी है। जी। आपके अनुसार ये जो AI है, ये म्यूजिक के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? सर फायदा नुकसान तो पता नहीं, बट इतना पता है कि जो एक ह्यूमन मेंटल चीज़ जो कर सकती है, AI उतना नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। ऑफकोर्स AI बहुत बढ़िया है और ज़माने के हिसाब से चलना भी चाहिए। मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ क्या है, और बट एक ह्यूमन टच होता है, एक ह्यूमन एरर्स होते हैं जो शायद कभी किसी चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ को AI अभी तो नहीं कवर कर सकता, आने वाले टाइम में पता नहीं। बट AI सर ऐसी चीज़ है जो आएगी अब दुनिया में, जो है ना हर किसी फील्ड में हर जगह पे आ रही है। और आई थिंक फॉर एवरी फेलो म्यूजिशियंस, आई थिंक हम सबको वो चीज़ समझनी चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो काम करे नहीं करे वो उसका काम है, उसको कितना यूज़ करना है और नहीं करना वो हमारा काम है। तो उससे यू नो जस्ट लाइक एक टाइम पे मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था दुनिया में, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, तो AI का भी सेम होने वाला हालचाल। बट हाँ मुझे इतना पता है कि हाँ लोगों के शायद काम पे रोजगारी पे शायद असर पड़ेगा, बट वो हाँ अगर वो सोल और वो चाहिए तो ह्यूमन ही आके, जब तक इंसान गलती करता है ना तभी उसमें शायद मज़ा आता है, तो शायद वो चीज़ मिल जाए। तो उसके अलावा तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। राहुल नायर जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।